गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और पिछले वीडियो में हमने जो हिस्ट्री का था उसमें हमने देखा था राजनीतिक प्रशासन को, जो हमने सिंधु सभ्यता से लेके आधुनिक भारत तक पूरा ख़त्म किया था। उसकी क्रोनोलॉजी सेट हो गई थी और वहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दिखे थे, कुछ जो राजकीय कार्यों में जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था विभिन्न विभिन्न साम्राज्यों में, तो उन्हें हमने जाना था। आज हम इस चैप्टर में आर्थिक प्रणाली देखेंगे जो सिंधु सभ्यता से लेके ब्रिटिश काल तक दिखेगी। और उसमें हमें कुछ कॉइन्स दिखेंगे जिनका अलग अलग नाम होता था। सल्तनत में कुछ और कहते थे, ठीक है, मुगल काल में कुछ और नाम था। उसके साथ ही आधुनिक काल में भी हम देखेंगे, फिर पोर्ट भी देखेंगे सिंधु सभ्यता में क्या थे। उसके अलावा सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो आप एंड तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, ठीक है। आपकी प्रीलिम्स में ये बहुत काम आने वाला है। एक क्रोनोलॉजी सेट हो जाएगी आपके दिमाग में, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए आइए देखें, कृषि का विकास देख लेते हैं। तो नवपाषाण युग के मानव ने कृषि कर्म का ज्ञान प्राप्त किया था। कृषि हल की सहायता से होती थी अथवा नहीं, इस विषय में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, कि यह नवपाषाण काल में हल होते ही थे या नहीं, उसके प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। फिर यह संभव है कि काष्ठ निर्मित होने के कारण तत्कालीन हल नष्ट हो गए, मतलब वो लकड़ी से बने थे, फिर समय के साथ साथ उनमें उनका क्षरण होता गया और वो नष्ट हो गए, तो उनके अस्तित्व के प्रमाण न उपलब्ध हो। परंतु अनाज काटने के लिए हंसिए का आविष्कार अवश्य कर लिया गया था, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुर्गी भी पालते थे, गाय भैंस तथा बकरी से उन्हें दूध मिल जाता था। विशाल भंडार इस बात का प्रमाण थे कि सिंधुवासी खपत के अतिरिक्त अकाल आदि देवी प्रकोपों को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न भी संचित करते थे। यहाँ के जो प्रमुख खाद्यान्न थे वो क्या थे, गेहूं और जौ थे। ये लोग संभवतः धान की खेती भी करते थे, क्योंकि लोथल से धान तथा रंगपुर से बाजरा की खेती किए जाने का प्रमाण हमें मिलता है। फिर हड़प्पा में मटर तथा तिल की भी खेती होती थी। सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती को प्रारंभ किया। तो कुल मिला के सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कपास से परिचित थे। फिर आगे कुछ देखते हैं। आगे पशुपालन। तो कृषि के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। लोग बैल, बकरी, भेड़, सुअर, हिरन, खरगोश आदि पालते थे। हाथी से भी उनका परिचय था, क्योंकि हाथी दांत का प्रयोग कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया गया था। जानवरों में कुत्ते का अत्यधिक प्रयोग हुआ था। भूरे रंग के शिकारी कुत्ते शिकार के लिए पाले जाते थे। फिर ताम्रपाषाण संस्कृति में क्या हुआ कि इनकी अर्थव्यवस्था खेती तथा पशुपालन पर आधारित थी, ठीक है। और सिंचाई प्रणाली क्या थी कि इनाम गांव में नहर द्वारा बाढ़ के पानी की दिशा परिवर्तन के लिए एक विशाल बांध एवं नहर बनाया गया था। मतलब बांध वाला जो कल्चर था वो वहाँ पे प्रचलित था। इनाम गांव से प्राप्त प्रमाणों से क्रमिक रूप में फसल उगाने, गर्मी तथा सर्दी की फसलों की कटाई तथा कृत्रिम सिंचाई की परंपरा का पता चलता है। तो क्रमिक रूप इट मीन्स की जो फसल प्रतिरूप था या जो फसल पैटर्न होना चाहिए, इसकी जानकारी इनाम गांव से हमें वहाँ के जो प्रमाण मिलते हैं वहाँ से मिल जाती है। फिर खाद्यान्न उत्पादन। तो इस काल के लोग गेहूँ और चावल उपजाते थे। जौ इनका भी मुख्य अनाज था। बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग और मटर आदि भी पैदा करते थे। जानकारी के लिए याद रखिए। और खुदाई से पालतू तथा जंगली दोनों प्रकार के जानवरों के प्रमाण हमें ताम्रपाषाण संस्कृति में मिले हैं। और वो कौन कौन थे? ताम्रपाषाण काल के दौरान पालतू पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर तथा घोड़े मुख्य थे। फिर वैदिक काल में आ जाते हैं। तो वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल के लोग कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि। फिर ऋग्वेद के चौथे मंडल में जो है कृषि प्रणाली एवं कृषि के उपकरणों का सविस्तार वर्णन है। ऋग्वेद में चरछड़ी एवं दृष्टि जैसे शब्द कृषि के लिए और कर्षण जुताई के लिए आए हैं। तो ये टर्म याद रखिएगा, जो चरछड़ी शब्द आया है और दृष्टि, ये काहे के लिए आया है? एग्रीकल्चर के लिए आया है। और जो कर्षण है तो ये होता था जुताई के लिए, ठीक है। और इसी ग्रंथ में फसलें, हसिया और खेती के सभी कार्य जैसे हमें मिल जाते हैं। ऋग्वेद में हल का भी उल्लेख मिलता है और हल के लिए लांगल शब्द का यूज़ होता था। तो लांगल जो शब्द था वो किसके लिए यूज़ होता था? हल के लिए। कृषि काठ के बने हल और बैल से होती थी, मतलब कृषि जो होती थी वो लकड़ी के बने हलों से और बैल से होती थी। नहर के लिए कुलचा शब्द आया है, जो कुलचा खाते हैं वो नहीं, तो नहर के लिए जो है कुलचा शब्द आया है। फिर तत्कालीन कुओं को अवत और उत्स नाम से जाना जाता था। ये टर्म्स हैं, ये कैसे पूछ लेते हैं इसका हमें आइडिया नहीं होता, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। जैसे चरसणी और दृष्टि कृषि के लिए, कर्षण जुताई के लिए, ठीक है, लांगल आया था हल के लिए, उसी तरह कुलचा आया नहर के लिए, अवत और उत्स यूज़ किया गया कुओं के लिए। फिर अथर्ववेद में भी नहरों का उल्लेख किया गया है। फिर यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों की चर्चा हुई है। इसी प्रकार अथर्ववेद में गेहूं की 2 किस्मों, ब्रीही तथा तंदुल की चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये ब्रीही और तंदुल क्या है? ये गेहूं की 2 किस्में थी। हो सकता है धान या कुछ और भी देके पूछ ले, तो आपको याद रखना है ब्रीही और तंदुल जो थे वो गेहूं की 2 किस्में थी। फिर ऋग्वेद में जिस अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है उसमें पशुपालन का स्थान सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। आर्यों के जीवन में गाय का विशेष महत्व था। घोड़ा, कुत्ता तथा ऊँट भी आर्यों के पालतू पशु थे। यहाँ घोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। आगे मौर्य काल। तो मौर्य काल में क्या होता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। मेगस्थनीज के अनुसार क्या थे? दूसरी जाति में किसान लोग थे जो दूसरों की संख्या में कहीं अधिक थे। मेगस्थनीज के लेख और अर्थशास्त्र दोनों से प्रकट होता है कि देश में कपास की खेती प्रचुरता में होती थी। लोग धन लगाकर स्वयं परिश्रम करके तालाबों का निर्माण करते थे। नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती थी, ठीक है। नहरें नहरें द्वारा सिंचाई भी होती थी, जिसका एकमात्र जो हमें अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिलता है? रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें प्रमाण मिलता है कि जो सिंचाई है वो नहरों द्वारा की जाती थी। अब यहाँ पर जैसे हमने ब्रीह और एक क्या था,
व्रीहि और तंदुल जो गेहूँ की 2 किस्में थी वो हमने देखी थी। इसके अलावा हमें एक और ये दिखती है यहाँ पे, चावल की 2 नई किस्में आ जाती हैं, दारक एवं वरक, ठीक है? तो ये काहे की थी? चावल की 2 नई किस्में थी। फिर पशुपालन, तो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और इससे संबंधित गतिविधियों पर आधारित थी। पशुओं की वृद्धि हेतु राज्य की ओर से विशेष ध्यान दिया जाता था। घोड़ों तथा हाथियों का भी और विशेष ध्यान था। फिर संगम काल में, तो संगम साहित्य से विदित होता है कि दक्षिण भारत की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी, जिसमें अनाज की बड़ी अच्छी पैदावार होती थी। कावेरी नदी द्वारा सिंचित चोल देश के बारे में कहा जाता था कि जितनी जगह में एक हाथी बैठता है, उतने में इतना अन्न पैदा होता था कि वहाँ 7 हाथियों के लिए पर्याप्त था, मतलब भरपूर उर्वरता थी उधर, ठीक है? फिर सिंचाई व्यवस्था क्या था कि नदियों पर बांध भी बनाए जाते थे। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया गया था। चावल, राई, गन्ना, कपास, काली मिर्च एवं मसाले की खेती मुख्य रूप से होती थी। कृषि, पशुपालन एवं शिकार जीविका के मुख्य आधार थे। यहाँ भी गाय, बैल, भैंस, हाथी आदि को पालते थे। फिर गुप्त काल में देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे ना, ये सब मतलब क्रम वाइज सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी कि अच्छा उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था, तो वो आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। फिर देख लेते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। ये मुख्यतः कृषि पर आधारित थी तथा अमरकोश, जिसने किसको लिखा है? अमर सिंह ने लिखा है, ठीक है? अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया गया है। फिर वराहमिहिर ने फसलों के 3 प्रकार बताए हैं: गर्मी, पतझड़ और साधारण समय में होने वाली फसलें। इत्सिंह के यात्रा विवरण से भी तत्कालीन फसलों की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि सिंचाई जो होती थी, कृत्रिम सिंचाई नहर, तालाब, कूप और जलाशय से संपन्न की जाती थी। कृषक जो थे अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर होते थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया गया था, ठीक है? अभी हमने रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से पता चला कि जो सिंचाई जो है वो नहरों द्वारा होती थी। अब आगे देख लेते हैं, सिंचाई में रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग भी होता था। फिर इस काल में धान के कई नाम थे, जैसे निवार, शाली और कमल। तो चावल की फसल लगभग 60 दिन में तैयार हो जाती थी उस टाइम पे। इस काल में पशुपालन जीविका का एक प्रमुख साधन माना जाता था। तो धान के कई नाम थे, जैसे निवार हो गया, शाली हो गया और कमल हो गया। यहाँ क्या था? दारक और वरक। और ऊपर क्या था? गेहूं का व्रीहि और तंदुल। तो ये जो 2 किस्में थी। फिर पशु के रूप में गाय के अतिरिक्त घोड़े, भैंस, इनकी सबकी जानकारी मिलती है। चोल काल में क्या मामला था वो भी देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था का मूलाधार भी था, कृषि ही थी। कृषि में हल बैल का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था नहर, तालाब, कुओं आदि से होती थी। और करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। किसने बनवाया था? करिकाल चोल ने। अब यहाँ राजेंद्र चोल दे दें या विजयालय दे दें, ठीक है? तो आपको याद रखना, करिकाल चोल ने बनवाया था। इस काल में कृषि के साथ ही पशुपालन का व्यवसाय भी समुन्नत था। अब आ जाते हैं सल्तनत काल पे। तो दिल्ली सल्तनत में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास हेतु दीवान ए कोही नामक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की थी। तो दीवान ए कोही नामक स्वतंत्र विभाग जो था वो सिंचाई विभाग से रिलेटेड था और इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दिल्ली सुल्तानों ने स्वयं सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई। नहरें बनाने वाला जो पहला सुल्तान था, बनवाने वाला वो था गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है? और बाद में फिरोज ताज तुगलक द्वारा बड़े पैमाने पर नहरें बनवाने का काम किया गया था। इसने दिल्ली, हरियाणा में कई नहरों का निर्माण कराया। इस काल में सिंचाई के लिए साकिया अथवा रहट तकनीक का विकास हुआ। इसमें गियर प्रणाली की भी व्यवस्था की गई थी। फिर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 2 फसलें, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें 2 फसलें उत्पादित होती थी। नकदी फसलों में गन्ना, कपास, तेल प्रदान करने वाली फसल होती थी। फिरोज शाह तुगलक ने परंपरागत फसलों के साथ कपास, गन्ना की खेती पर अधिक बल दिया था, ठीक है? गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि जानवरों को पाला जाता था। फिर और क्या होता था? मुगल काल में क्या हुआ कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत जो है वो आईने अकबरी है, अबुल फजल की, जिसमें रबी के 16 तथा खरीफ के 25 फसलों का जिक्र मिलता है। आगरा का बयाना तथा गुजरात का सरखेज ये नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ये जगह याद रखिएगा, आगरा का बयाना तथा गुजरात का सरखेज ये नील उत्पादन के लिए फेमस था। गन्ना, कपास, नील, रेशम को तिजारती यानी नगदी फसल कहा जाता था। ये भी टर्म याद रखिएगा। फिर इस काल में गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्रों तथा दक्षिणी भाग में कुएं एवं जलाशय सिंचाई के मुख्य स्रोत हुआ करते थे। शाहजहां ने यमुना नदी पर नहर फैज तथा लाहौर में रावी नदी पर शाही नहर का निर्माण कराया था। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? फिर अबुल फजल के अनुसार इस काल में रबी एवं खरीफ दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। आगे देख लेते हैं, खेतों को जोतने और सिंचाई में सहायता हेतु पशुओं को पाला जाता था। जो बंजारों, जो घुमंतु व्यापारी समुदाय था, उनके पास सैकड़ों हजार जानवर होने का उल्लेख मिलता है। फिर आ जाते हैं ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश के आने के पश्चात भारत का किसान केवल वे फसल उत्पादित करने लगा जिनका देशी और विदेशी बाजार में अधिक मूल्य मिलता था, ठीक है? और कुछ निश्चित फसलें उगाई जाने लगी, जैसे बंगाल में जूट की खेती होती थी, पंजाब में गेहूं और कपास की खेती पर अधिक बल दिया गया। बनारस, बिहार, बंगाल, मध्य भारत तथा मालवा में अफीम के व्यापार के लिए पोस्त की खेती को भी बढ़ावा मिला। नील, चाय, कॉफ़ी, रबर आदि नकदी फसल की खेती पर भी जोर दिया गया 1853 के बाद। फिर नलकूप आदि साधन ये जो है प्रयोग में लाए जाते थे, ठीक है? अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल जैसे अनाजों का उत्पादन होता था, ठीक है? उनके आने से पहले इन सारी चीज़ों का होता था। फिर आधुनिक भारत में कृषि का व्यावसायीकरण कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। तो भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण 1813 के बाद शुरू हुआ था, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का तेजी से प्रसार हो गया।
तो कृषि के व्यावसायीकरण से उन कृषि उत्पादों का उत्पादन हुआ जिनकी या तो ब्रिटिश उद्योगों को आवश्यकता थी या यूरोपीय अमेरिकी बाजारों में अंग्रेजों को नगद वाणिज्यिक लाभ प्राप्त हो सकता था। तो अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, चावल जैसे अनाजों का पहले से ही उत्पादन हो रहा था। फिर कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू आदि जैसी फसलें इनकी अत्यधिक मांग थी, इनकी भी खेती तेजी से होने लगी। अब क्या हुआ कि नकदी फसलों का उत्पादन ज़्यादा किया जाने लगा और परंपरागत अनाजों को मतलब उनको हटा दिया गया, उनकी जगह नकदी फसलों का अधिक उत्पादन होने लगा। इस प्रक्रिया से भारत के कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला और बढ़ती मांग के कारण क्या हुआ, जूट, नील, चाय और कॉफ़ी के बागानों को भी बढ़ावा दिया गया अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि उनसे उनको फ़ायदा होता था। फिर कृषि के व्यवसायीकरण का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति थी। अब ये सारी नीति हमने पहले ही पढ़ रखी है, उन्हें यहाँ पे छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं। फिर आगे देख लेते हैं औद्योगिक विकास। अब औद्योगिक विकास जो है, ठीक है, ये भी हम सिंधु घाटी सभ्यता से सीधे कालक्रमानुसार पढ़ेंगे, तो इसका भी खाका तैयार हो जाएगा। तो औद्योगिक विकास सिंधु घाटी सभ्यता में इस काल के लोग उद्योग एवं व्यापार में भी रुचि लेते थे। उद्योगों का विकास हो चुका था। उत्खनन से प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों से तकली, सुई से विदित होता है कि कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग था। ठीक है। फिर उसके अलावा अधिकांश बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। ये सारी चीज़ें यदि हैं। इस काल में, जैसे ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि बढ़ाई, रथकार, बुनकर, चर्मकार जैसे शिल्पी का उल्लेख मिलता है। तांबे या कांसे के अर्थ में अयस शब्द से उसके धातुकर्म की जानकारी का पता मिलता है। और भी जो चीज़ें थी। फिर मौर्य काल में देख लेते हैं। भारत के वस्त्र व्यवसाय विश्व में सबसे तेजी से वृद्धि कर रहा था मौर्य काल के टाइम पे। इस काल में सूत कातने एवं बुनने का उद्योग प्रमुख था। पत्थर तराशने का कार्य भी बड़े स्तर पर किया जाता था। धातु उद्योग था, चमड़ा उद्योग था, शराब उद्योग था, जहाज रानी था, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है। और उसमें कुछ जगह भी थी, काशी, बंग, कुंडू, कलिंग और मालवा, ये सूती वस्त्रों के लिए फेमस जगह थी मौर्य काल में। फिर मौर्योत्तर काल में क्या हुआ कि शिल्प तथा उद्योग को बढ़ावा मिला। मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के व्यवसायों का विवरण मिलता है हमें। फिर गुप्त काल देख लेते हैं। तो गुप्त काल में भी वस्त्रोद्योग प्रमुख उद्योग था तथा गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता था। अभी तक आपने जो क्रोनोलॉजी उसमें देखी, सिंधु सभ्यता से लेकर गुप्त काल तक हर एक काल में जो वस्त्र उद्योग था वो अपने चरम पे था, है ना, मतलब वो एक प्रमुख उद्योग भी था। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी का पता चलता है। फिर चोल काल, तो इस काल में नारियल और सूती वस्त्र आधारित प्रमुख उद्योग व्यापारिक विकसित था। सूती वस्त्र उद्योग के रूप में कालीकट का महत्वपूर्ण स्थान था। स्वर्णकार, धातुकार और जुलाहों से संबंधित उद्योग उन्नत दशा में थे। ये चोल काल में था। फिर सल्तनत काल में क्या था, तो सल्तनत काल में वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित था। तो अभी सारे जो काल देखे, सल्तनत काल तक भी हमें वस्त्र वाला ही सिस्टम दिख रहा है ना। तो गुजरात, देवगिरी, ढाका जो थे इसके प्रमुख केंद्र थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय राजकीय कारखाने में 4000 बुनकर वस्त्र निर्माण में लगे हुए थे। धातु उद्योग में लोहा, तांबा, कांसा, सोना, ये सारी चीज़ें थीं। और शम्स-ए सिराज अफ़ीक ने, ये किताब किसकी है ध्यान रखिएगा, शम्स-ए सिराज अफ़ीक ने अपने ग्रंथ तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में इन कारखानों के संदर्भ में लिखा है। और प्रत्येक कारखाने का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो मुत्सरिफ़ कहलाता था। ये ध्यान रखिएगा, जो मुत्सरिफ़ होता था वो प्रत्येक कारखाने का क्या होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है। अब मुगल काल देख लेते हैं। तो मुगल काल में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा चमड़े का उद्योग उन्नत अवस्था में था। मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता था, क्योंकि इसका सबसे अधिक निर्यात यहीं होता था। अकबर के काल में गलीचा तथा शॉल बनाने की कला विकसित हुई थी। भारत में निर्मित कपड़ों को कैलिको कहा जाता था तथा रेशम कपड़ों को क्या कहते थे, पटोला कहते थे। इस काल में असमत बेगम ने इत्र की खोज की थी, है ना। फिर धातु उद्योग भी काफ़ी विकसित था, जिसके लिए तांबा राजस्थान, जबकि हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त होता था। फिर 1800 ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि 1853 में बम्बई में पहली कपड़ा मिल और 1855 में रिसरा, जो कि बंगाल में है, पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। ये उद्योग धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ते रहे। 1850 के पश्चात असम, बंगाल, दक्षिण भारत और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में चाय उद्योग का विकास हुआ। फिर घरेलू एवं विदेशी व्यापार देख लेते हैं। अब ट्रेड भी देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ट्रेड की क्या स्थिति थी, तो आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों ही समुन्नत दशा में होते थे, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता था। बंद अर्थव्यवस्था नहीं थी। वस्तुतः बड़े पैमाने पर व्यापार के बिना सैंधव नगरों का विकास संभव ही नहीं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो व्यापार के भी प्रसिद्ध केंद्र थे। अफगानिस्तान के सोर्तगई नामक स्थान से सैंधव सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। सिंधुवासी अफगानिस्तान, आर्मीनिया तथा ईरान से लाजवर्द मणि तथा चांदी प्राप्त करते थे। सिंधुवासी कहाँ से, अफगानिस्तान, आर्मीनिया तथा ईरान से लाजवर्द मणि तथा चांदी प्राप्त करते थे। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान तथा ईरान और जलीय व्यापार में मकरान के नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बहरीन जो एक द्वीप था, उसके व्यापारी दोनों देशों के बीच एक बिचौलिए का काम करते थे, मतलब मीडिएटर थे बहरीन के व्यापारी। ऋग्वेद में हमें समुद्र का उल्लेख मिलता है, लेकिन विदेशी व्यापार की पुष्टि नहीं होती है। बाजार वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय पर था, एक चीज़ ले एक दे। पड़ी नामक एक अनार्य व्यापारियों का उल्लेख था, जो आर्यों की गाय को चुरा लेता था। इसको पड़ी को जो है बेसिकली शब्दावली में पशु चोर कहा जाता था। ठीक है। फिर लेन देन में गाय प्रमुख माध्यम थी।
फिर मौर्य काल में देख लेंगे तो आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों उन्नत अवस्था में थे। मेगस्थनीज एग्रोनोमोई, ये जो एग्रोनोमोई है, ये मार्ग निर्माण के एक विशेष अधिकारी की चर्चा करता है। ठीक है, तो एग्रोनोमोई क्या था? ये मार्ग निर्माण के विशेष अधिकारी था। व्यापारिक मार्ग में व्यापारियों को क्षति पहुंचने पर राज्य उनकी क्षतिपूर्ति करता था। मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर कालीन उद्योग धंधे के विकास ने आंतरिक एवं विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। व्यापार के विकास में कुषाणों द्वारा मध्य एशिया से गंगा घाटी तथा शकों द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में और सातवाहनों द्वारा दक्कन राजनीतिक स्थिरता संपन्न करने में सहायता मिली। सातवाहन काल में वैजयंती, नासिक, जुन्नार आदि आंतरिक व्यापार के केंद्र थे और बाकी सब सिक्कों का प्रयोग होता था। ठीक है, सातवाहन काल में क्या होता था? व्यापार विनिमय में सोना, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जबकि सिंधु सभ्यता में हमने क्या देखा था? वस्तु विनिमय। संगम काल, यहाँ भी व्यापार और वाणिज्य उन्नति के लिए अत्यधिक विख्यात था। प्रथम सदी में मिस्र, जो रोम का एक प्रांत बन गया, भारत का व्यापार रोम के साथ अत्यधिक विकसित हो गया। तमिल लोगों को विदेशी व्यापार के माध्यम से भारी मात्रा में सोना प्राप्त होता था, जो उनकी अप्रत्याशित समृद्धि का कारण बना। नमक का व्यापार उन दिनों काफ़ी प्रचलन में था। उसके व्यापारी उमड़न कहलाते थे। जो नमक का व्यापार करते थे उसके व्यापारी क्या कहलाते थे? उमड़न, और उनका कारवां कहलाता था उमानवुत। ठीक है, तो ये टर्म याद रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं, गुप्त काल में भी ये सब बेचा जाता था, तो उसको फिलहाल तो नहीं देखा है। फिर चीन के साथ भारत के विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। कब? गुप्त काल के टाइम पे। चीन का रेशम, जो चीनांशुक के नाम से प्रसिद्ध था, भारत के बाजारों में अत्यधिक लोकप्रिय था। फिर चोल काल में तो विदेशी व्यापार चीन, पूर्वी द्वीप समूह, पश्चिम द्वीप समूह, पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका से होता था। व्यापारियों के स्थानीय संगठन को क्या कहते थे? नगरम कहा जाता था। ऐसे संगठन कांची तथा मत्सलपुर में स्थित थे। इन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन क्या था? नाना देशिस। ये स्थल तथा जल मार्ग से यात्रा करते थे। ये ध्यान रखिएगा, ये शायद किसी मतलब पेपर में पूछा भी गया है। तो नाना देशिस क्या था? ये एक व्यापारिक संगठन था। ठीक है, और व्यापारियों का जो स्थानीय संगठन था उसको क्या कहते थे? नगरम कहा जाता था। फिर सल्तनत काल में, तो सल्तनत काल में अंतर्देशीय एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। भारत, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी और लाल सागर के साथ व्यापारिक संबंध थे। भारत मुख्य रूप से खाद्यान्न, बुना हुआ कपड़ा, नील, बहुमूल्य रत्न, इन सब का जो है इत्यादि का निर्यात करता था। सोना और चांदी जैसे उन सबका आयात करता था। विभिन्न देशों में मंगाए जाने वाले व्यापारिक माल में घोड़ों का आयात सर्वोपरि था। ठीक है, सर्वोपरि था घोड़ों का आयात सल्तनत काल में। मार्को पोलो भी ईरान से भारत के घोड़ों के निर्यात का उल्लेख करता है। दिल्ली के सुल्तानों ने विदेशियों से घोड़े मंगाने का कार्य विशेष व्यापारियों को सौंपा हुआ था। गुजरात से मलक्का को निर्यात का प्रमुख माल रंगीन कपड़ा, जो खंबात और गुजरात के अन्य शहरों में बनता था। फिर मुगल काल में, तो मुगल काल में नील, सोड, अफीम, सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। ये ध्यान भी रखिएगा कि इसका नील, सोड, अफीम और सूती वस्त्रों का निर्यात होता था, जबकि सोना, चांदी, घोड़ा, कच्चा रेशम आदि वस्तुओं का आयात होता था। ठीक है, सोडे का उत्पादन बिहार तथा कोरोमंडल तट पे होता था। दक्षिण भारत में व्यापारिक समूह को क्या कहा जाता था? चट्टी कहते थे उन्हें, है ना। औरंगजेब तथा परिवर्ती मुगल शासकों के काल में युद्ध और अराजकता की स्थिति के कारण आंतरिक तथा विदेश व्यापार दोनों में ही गिरावट आई थी। मतलब औरंगजेब के काल से जो है वो मुगल काल में जो आंतरिक और मतलब विदेशी व्यापार होता था उसमें गिरावट शुरू हो गई थी। अब कॉइन्स देख लेते हैं, तो इससे लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। तो भारत में सिक्कों का इतिहास लगभग 2700 वर्ष पुराना है। हड़प्पा काल और वैदिक काल में हमें सिक्कों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। फिर हड़प्पा काल के लोग व्यापार में धातु सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे तथा वे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार करते थे। भारत में मुद्रा व्यवस्था का आरंभ ईसा पूर्व 5वीं सदी से प्राप्त होता है, जिन्हें आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। तो 5 BC के आसपास हमें सिक्के मिलते हैं जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, और उनकी जो आकृति थी वो बड़ा मतलब एक जैसी नहीं थी। ठीक है, फिर वैदिक कालीन मुद्रा, तो इस काल में व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। वैदिक ग्रंथों में प्रयोग किए गए निष्क और शतमान, इनका प्रयोग वैदिक काल में सिक्कों के रूप में भी होता था। तो निष्क और शतमान क्या थे? कॉइन्स थे वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में निष्क को मुद्रा माना जाने लगा, परंतु व्यापार में सामान्यतः वस्तु विनिमय का ही प्रयोग होता था। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार था उसमें सामान्यतः वस्तु विनिमय का ही प्रयोग होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में निष्क जो है उसको मुद्रा भी माना जाने लगा था। फिर बौद्ध काल में, तो भारत में धातु के सिक्के सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के समय प्रचलन में आए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, धातु के सिक्के सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के समय प्रचलन में आए। बुद्ध के समय पाए गए सिक्के आहत सिक्के कहलाए गए। इन्हें ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि की आकृति बनी होती थी। ये सिक्के या तो अधिकांशतः चांदी के होते थे तथा कुछ तो थे वो तांबे के बने होते थे। ठीक है, फिर भारत में मौर्यकालीन मुद्रा को देख लेते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम मौर्य काल में व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली प्रचलन में थी तथा लक्षणा दक्ष नामक अधिकारी मुद्रा जारी करता था। इस काल में रूपिका को परीक्षण ब्याज देकर स्वयं सिक्के जारी करने का अधिकार था। तो लक्षणा दक्ष क्या था? ये मुद्रा जारी करता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मौर्य काल का एक अधिकारी था।
फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें निम्न प्रकार के सिक्कों का वर्णन मिलता है। इस काल में सोना, चांदी, तांबे के सिक्के बनाए जाते थे तथा इसका परीक्षण करने वाला कौन होता था? रूपदर्शक। तो ये भी एक अधिकारी था मौर्य काल में। फिर व्यापार वेतन में सिक्कों का प्रयोग नियमित होने लगा था, है ना? वस्तु विनिमय जो था वो खत्म हो गया था, यहाँ से सिक्कों का प्रयोग नियमित रूप से होने लगा था। और इस काल की राजकीय मुद्रा पड़ थी। यहाँ चांदी का सिक्का था, जो पड़ था ये चांदी का सिक्का था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र बने होते थे। फिर स्वर्ण से बने सिक्कों को, ये ध्यान दे दीजिए, स्वर्ण से बने सिक्कों को निष्क एवं सुवर्ण, चांदी के सिक्के को पर्ण, रुप्य, धरन और शतमान, ठीक है। तांबे के सिक्कों को माशक कहा जाता था, भाषक कहा जाता था या कांकड़ी कहा जाता था। और जो चांदी एवं तांबे को मिलाकर बनाए जाने वाले सिक्के थे वो कारशार्पण कहे जाते थे। तो ये टर्म्स जो भी हैं इन्हें ध्यान रखिएगा। जो सोने के सिक्के थे उनको निष्क एवं सुवर्ण कहते थे, चांदी के सिक्के को पर्ण, रुप्य, धरन और शतमान कहते थे, तांबे के सिक्के को मासक, भाषक, कांकड़ी कहते थे, और जो चांदी और तांबे को मिक्स करके बनाया जाता था उसे कारशार्पण कहा जाता था, ठीक है। मौर्योत्तर काल में, तो इस काल में सुव्यवस्थित रूप से मुद्रा का प्रचलन आरंभ हुआ। भारत में हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। किसने जारी किए थे? सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे भारत में। परंतु नियमित रूप से स्वर्ण सिक्के का प्रचलन कुषाण शासकों द्वारा था, ठीक है। कुषाण सम्राटों ने अपनी मुद्रा के लिए चांदी के स्थान पर सोने का उपयोग किया था। प्रथम कुषाण सम्राट कैटफिसिस फर्स्ट ने तांबे के सिक्के जारी किए। तो यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, वो ध्यान देते रहिएगा। फिर एक चीज़ ये हमें मिलती है कि कुषाण शासकों ने चांदी का एक भी सिक्का नहीं चलाया, जबकि सबसे अधिक तांबे के सिक्के इन्हीं के द्वारा चलाए गए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कुषाण शासकों ने चांदी के सिक्का का यूज़ नहीं किया, जबकि सबसे अधिक तांबे के सिक्के इन्हीं के द्वारा चलाए गए। सातवाहन सम्राट यज्ञश्री सातकर्णी के एक सिक्के पर जलपोत के चिन्ह उत्कीर्ण हैं, इससे समुद्र के ऊपर उनका अधिकार प्रमाणित होता था, ठीक है। सातवाहन सिक्के सीसा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो शीशे से जो सिक्के बनते थे वो सातवाहन काल में हमें देखने को मिलते हैं, यानी सीसा, तांबा तथा पोटीन में ढलवाए गए हैं। गुप्त काल में, तो गुप्त काल के दीर्घकालीन शांति के कारण राज्य की उन्नति हुई। इस काल में सोने के सिक्के बहुतायत में प्राप्त होते हैं, ठीक है। स्थानीय लेन देन में चांदी के सिक्के का प्रयोग होता था तथा साधारण जनता विनिमय हेतु कौड़ियों का प्रयोग करती थी। सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? स्वर्ण कहते थे, निष्क कहते थे, व चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। तो ये टर्म है, ध्यान रखिएगा। फिर सोने के सिक्कों को दिनार भी कहा जाता था, स्वर्ण भी कहते थे, निष्क भी कहते थे और दिनार भी कहा जाता था, जो कुषाण काल के दिनार से प्रभावित था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र उत्कीर्ण सिक्के चलाए थे। किसने शुरू किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जब शकों पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी तो व्याघ्र उत्कीर्ण सिक्के उसने चलाए थे। फिर गुप्तोत्तर काल में, तो इस काल में हमें सामंती व्यवस्था देखने को मिलती है। तो पाल, सेन तथा चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के सिक्के सोना का उल्लेख मिलता है, ठीक है। साधारण लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था, जिसे प्रतिहारों ने कपर्तक कहा है। फिर चोल काल में, तो चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? काशू। ये ध्यान रखिएगा, चोल काल में जो सोने के सिक्के थे उन्हें काशू कहा जाता था। चोल सिक्के वर्गाकार और कुछ अन्य आकृतियों में पाए गए हैं। सिक्कों पर चोलों का प्रतीक चिन्ह था, जिसमें एक खड़े बाघ द्वारा परिभाषित किया गया है। इस काल में सिक्कों का कोई शिलालेख नहीं लिखा गया था। सिक्कों पर कोई शिलालेख नहीं था चोल काल में। सल्तनत काल देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत को वास्तविक रूप से स्थापना पहले अरबों द्वारा दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन किया गया था, ठीक है। फिर गोरी वंश के शासक महमूद गजनवी ने लक्ष्मी की आकृति अंकित वाला सिक्का चलाया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करने के साथ साथ अपने को खलीफा का प्रतिनिधि लिखवाया। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए तथा चांदी का सिक्का टंका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया, ठीक है। तो शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। जो चांदी का सिक्का था उसको टंका बोलते थे और जो तांबे का था उसको जीतल बोलते थे। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण की तथा उसे इसने सिक्कों पर अंकित कराया। तो सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर आगे देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उसने चांदी के टंके के स्थान पर कांसे का टंका चलाया, ठीक है, और जिस पर अरबी तथा फारसी दोनों भाषाओं में लेख लिखे हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नामक एक सिक्का तथा दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा चलाई। ये ध्यान रखिएगा, दोकानी नामक सिक्का तथा दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा चलाई। फिरोज तुगलक ने ससगनी नामक सिक्का चलाया जो 6 जीतल का था। फिरोज शाह तुगलक ने अधा एवं बिख नामक सिक्का चलाया जो आधे एवं चौथाई जीतल के तांबे और चांदी के मिश्रित सिक्के थे। तो आधा एवं बिख जो सिक्का था वो किसने चलाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसी ने ससगनी नामक एक सिक्का भी चलाया। तांबे के सिक्कों का सल्तनत काल में दिरहम कहा जाता था। जो तांबे के सिक्के थे उनको जो है दिरहम कहा जाता था, ठीक है। फिर विजयनगर काल में, तो इस काल में वराह नामक स्वर्ण सिक्का प्रचलन में था जिसे हूड़ पैगोड़ा कहा जाता था। तो जो वराह नामक सिक्का था वो हमें विजयनगर साम्राज्य से मिलता है। और सोने के छोटे सिक्कों को क्या कहते थे? प्रताप कहा जाता तथा फड़म कहा जाता था। ये यूपीएससी ने 2022 में पूछा है, ठीक है। और चांदी के सिक्के तार कहे जाते थे। तो ये जो टर्म्स हैं ये आप ध्यान रखिएगा और देखते रहिए इन्हें लगातार। फिर मुगल काल देखते हैं।
तो इस काल में मुद्रा प्रणाली बाबर के काल से आरंभ हुआ तथा इस काल में सोने चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख, तो एक सिक्का था जिसका नाम था शाहरुख, वो काहे का था, चांदी का था, और कंधार में बाबरी नामक एक सिक्का चलाया। अकबर ने सोने के सिक्के चलाए जिसे दीनार कहा गया, जो सर्वाधिक प्रचलन में थे। अकबर ने एक शाही टकसाल दिल्ली का निर्माण कराया। अकबर ने राम सिया अंकित सिक्कों का भी प्रचलन करवाया था। जहांगीर ने रुपए के चौथाई बराबर भाग का निसार एक नामक एक सिक्का था, वो जहांगीर ने चलाया था। और शाहजहां ने दाम और रुपए के बीच एक आना नामक सिक्के का प्रचलन किया था। इसके अलावा नरअफ़शा तथा खैर काबुल एक सिक्का किसने चलाया, शाहजहां ने चलाया, नरअफ़शा तथा खैर काबुल। ठीक है, ये दे दें कि चर्च मतलब प्राचीन काल में ये जो शब्द थे वो किससे रिलेट करते थे, तो आप वहाँ से इसको आंसर दे सकते हैं। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक जो ढलाई थी वो औरंगजेब के काल में हुई थी तथा उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। किसने, ये औरंगजेब ने किया था। मुगल काल में जो टकसाल अधिकारी होता था उसे दरोगा कहा जाता था। ठीक है, शेरशाह द्वारा चलाया गया रुपया ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। जो रुपया शेरशाह ने चलाया था वो ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का भी आधार बना। सर्वाधिक उन्नत मुद्रा व्यवस्था का चलन जो है वो शेरशाह ने किया। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्का चलाया था। फिर व्यापार मार्ग देख लेते हैं। इस काल में व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि व्यापार जल एवं स्थल दोनों से होता था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो व्यापार के भी प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ के व्यापारी मुख्यतः जलीय मार्ग से ही व्यापार किया करते थे। देश के भीतरी भाग जैसे बलूचिस्तान, राजस्थान तथा गुजरात में जानवरों द्वारा सामान भेज दिया जाता था। ठीक है, मौर्य काल में क्या था, तो इस काल में आंतरिक व्यापार के लिए देश में सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित स्थल मार्ग थे। स्ट्रैबो कहता है कि पाटलिपुत्र से पश्चिमोत्तर प्रदेश को जाने वाला मार्ग 1300 मील लंबा था। दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग था हेमवंत पथ, जो हिमालय की ओर जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिण पथ में भी वह मार्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो खानों से गुजरता है। अर्थशास्त्र में विदेशी सार्थवाहों काफिलों का उल्लेख मिलता था, मतलब लोगों का जो समूह होता था उसे सार्थवाह, ठीक है, सार्थवाहों का काफिलों का उल्लेख मिलता है, जो पश्चिमोत्तर भारत के स्थल भागों से व्यापार के लिए आते थे। फिर मौर्योत्तर काल, तो शक तथा कुषाण राज्यों के व्यापारी उत्तर पश्चिमी सीमा से पश्चिमी समुद्र तक आने के लिए दो मार्गों का प्रयोग करते थे। पहला मार्ग क्या था कि सीधे उत्तर से दक्षिण तक्षशिला को निचली सिंधु घाटी से जोड़ता हुआ भड़ौस तक जाता था। दूसरा व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ कहलाता था। एक अन्य मार्ग कौसाम्बी से शुरू होकर उज्जैन तक आता था। अब इनके मार्ग हमें नहीं जानने हैं, ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। मतलब इनके में जो व्यापार था वो कहाँ कहाँ होता था, अंदर देश के अंदर भी होता था, बाहर भी होता था, ये चीज़ जान लीजिए बस। अब गुप्त काल में तो उज्जैन, भड़ौच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र ये इनके जो है व्यापारिक नगर थे। मान लीजिए नाम देख के पूछ लें तो ये ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में जैसे प्रतिष्ठान हो गया, विदिशा हो गया, ताम्रलिपि हो गया, अहिछन्न हो गया, तो ये सब ध्यान रखिए। उज्जैन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। ठीक है, गुप्त काल में जो उज्जैन है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था, क्योंकि देश के हर कोने से मार्ग जो है वो उज्जैन की ओर आता था। ठीक है, फिर पश्चिमी भारत से समुद्र तटीय बंदरगाहों से माल ईरान की खाड़ी होते हुए अरब के बंदरगाहों और मिस्र को पहुंचता था। वहां से यह माल अफ्रीका और यूरोप तक जाता था। सल्तनत काल में क्या होता था कि विदेशी यात्री टॉम पायर्स क्या लिखता है कि मलक्का खंभात के बिना नहीं रह सकता था और ना ही खंभात मलक्का के बिना। मुगल काल में निर्यात हेतु लाहौर से काबुल तक ये सारी चीज़ें होती थी। अब हमें जो जानना है वो जो बंदरगाहों के नाम थे जो यूपीएससी ने पूछे भी हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे, सिंधु घाटी सभ्यता, इस काल के लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, बालाकोट, सुतकांगेडोर और सुरकाको ये प्रमुख बंदरगाह थे। जो लोथल था एक ज्वारीय बंदरगाह था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, बालाकोट, सुतकांगेडोर और सुरकाको ये जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जिनमें लोथल जो था वो एक ज्वारीय बंदरगाह था। मेसोपोटामिया के प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह था वो उर था। फिर मौर्य काल में इस युग के प्रमुख तटीय बंदरगाह थे भड़ौच, काठियावाड़। ठीक है, क्या क्या थे, भड़ौच था, काठियावाड़ था, सोपारा और ताम्रलिपि, ये मौर्य काल के प्रमुख तटीय बंदरगाह थे। फिर आगे देख लेते हैं। विदेशी व्यापार के लिए इस काल में ताम्रलिप्ति था, ठीक है, ये पूर्वी तट पर था। ये जो पूर्वी तट पर था ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, जहाँ से श्रीलंका के लिए जहाज जाते थे। पश्चिमी तट पर भड़ौस था तथा सोपारा ये प्रमुख बंदरगाह थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार बंदरगाहों की देखभाल करने वाला पट्टनाध्यक्ष कहलाता था। तो यहाँ पे हमें एक और अधिकारी मिल जाता है जो क्या करता था, बंदरगाहों की देखभाल करता था। फिर मौर्योत्तर काल में हमें भड़ौच दिख जाता है, कल्याण, सोपारा आदि सातवाहन साम्राज्य के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जबकि वैजयंती, नासिक, जुन्नार आदि जो थे वो आंतरिक व्यापार के केंद्र थे। ताम्रलिप्ति जो पूर्वी तट पर था ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। ठीक है, मौर्योत्तर काल में पश्चिमी तट के बंदरगाहों में क्या था, भृगुकच्छ, प्रतिष्ठान, नैर, सोपारा, कल्याण, नीलखंड आदि थे। इनमें से भृगुकच्छ पश्चिमी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति जो पूर्वी घाट पे था और ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। इनमें से भृगुकच्छ जो था वो पश्चिमी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, फिर संगम काल में क्या हुआ,
इस काल में तमिल राज्य में कई प्रसिद्ध बंदरगाह थे। बंदरगाहों पर सुरक्षा, प्रकाश, निवास इत्यादि तो अच्छे प्रबंध किए जाते थे। जो पुहार था यानी कावेरीपत्तनम इस काल का एक समृद्ध बंदरगाह था। ठीक है। वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, क्या थे? तोंडी था। पूछा भी है कि तोंडी मुजरिश क्या थे। ठीक है। प्राचीन भारत में या संगम काल में जो संगम काल में तोंडी, मुजरिश, कोरकाई ये सब क्या थे? तो ये प्रमुख बंदरगाह क्षेत्र थे। अरिकमेडु और मरक्कानम ये जो है संगम काल में महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र थे। फिर गुप्त काल में ताम्रलिपि, पलूरा तथा घंटाशाला, इस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। ताम्रलिपि बंदरगाह से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन ये सब होता था। पश्चिम तट के जो बंदरगाह थे भड़ौच, कल्याण तथा कैम्बे के माध्यम से पश्चिमी एशिया से व्यापार किया जाता था। फिर सल्तनत काल में, तो सल्तनत काल में क्या था? सल्तनत काल में था कि इस काल में देवल एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था जो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची के पास स्थित था। ठीक है। मुगल काल में महाराष्ट्र में रत्नागिरी, दाभोल, भटकल, गुजरात में प्रभास पाटन, खंभात, भड़ौच, सिंध में लाहौरी बंदर, बंगाल में सतगांव, सोनारगांव और मालाबार में कोचीन एवं कालीकट प्रमुख बंदरगाह क्षेत्र थे मुगल काल में। ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी के दौरान कपास की वस्तुओं का निर्यात बहुत तेजी से बढ़ा। गुजरात तट पर सूरत का बंदरगाह था जो भारत को खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ता था, जबकि कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली और कोलकाता बंदरगाह जावा, सुमात्रा तथा पेनांग के साथ व्यापार मार्गों द्वारा जुड़े हुए थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और इस वीडियो में हमने जितना भी आर्थिक के तहत आएगा, सिक्के देखे, ट्रेड देखा, औद्योगिक विकास कैसे हुआ, हर काल में कैसे चीज़ें चली, उन चीज़ों को समझा। इसके अलावा अब हम रट्टे वाली सामग्री आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देंगे, और इस जो वीडियो का जो पीडीएफ है इसकी भी लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही दे दूँगा, और इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए